नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बाबा के द्वार में जल प्रहार। जो यहां अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई है और ऐसा ये पहला हादसा नहीं है। पहले भी अमरनाथ यात्रा की अगर बात कर ली जाए तो इस दौरान बादल फटने से मौत की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है और सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही नहीं, अमरनाथ यात्रा में और भी कई खतरे हैं और इस यात्रा पर आतंकी हमले का भी साया बना रहता है और कई श्रद्धालु इन आतंकी हमलों में पहले ही जान गंवा चुके हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहाड़ों से होकर रास्ता जाता है और यह बहुत ही बड़ा दुर्गम रास्ता है। इसे सुगम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना मुश्किल है और ऐसे में रास्ते में कुछ अप्रिय घटनाएं जो हैं उनकी आशंका बनी रहती है। ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमरनाथ में आखिर बादल फटा और फिर गुफा के पास आखिर सैलाब किस तरीके से आया। लोगों में आखिर जिस तरीके से अफरा तफरी मची है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आखिर किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। साथ ही एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान आखिर किस तरीके से रेस्क्यू और बचाव अभियान में लगातार लगे हुए हैं। अभी तक लगातार ये अभियान जारी है। देख सकते हैं आप किस तरीके से। चौथी तस्वीर साथ ही मुसीबत में आखिर किस तरीके से जिंदगी फंस गई है ये भी दिखा रहे हैं आपको। सैलाब से हाहाकार आखिर किस तरीके से मचा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो भारी बारिश के बीच शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे गुफा के पास बादल फटा। पहाड़ और ढलानों से पानी और गाद की मोटी धारा घाटी की ओर से बहने लगी और तीर्थस्थल के बाहर बेस कैंपों में पानी घुस गया और इनमें दर्जनों टेंट और कई सामुदायिक रसोई क्षतिग्रस्त हो गई और रात भर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहा और लगभग आपको बता दें कि 16 लोगों की मौत हुई है। तो जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि इस त्रासदी के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है और बचाव अभियान खत्म होने के बाद से इस पर फिर से फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल ये चर्चा का विषय हो जाता है कि आखिर जिस तरीके से एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा पर भारी प्रभाव पड़ा है और उसी के चलते आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। आरवी उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। पीयूष पंत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में मौजूद हैं और प्रभास मिश्रा जी हमारे साथ पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ के, इस चर्चा में मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरवी उपाध्याय जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा किस तरीके से आखिर देखिए जिस तरीके से पूरी घटना हुई है कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर हो जाता है कि एक तरफ अमरनाथ यात्रा जो है वो कई चीज़ों से गुजर कर जाती है। कई पड़ाव होते हैं अमरनाथ यात्रा के और इसी में कई पड़ाव में जो रुकावटें आती हैं उनमें हम बात कर लें तो जैसे जिस तरीके से सैलाब आया, जिस तरीके से जल प्रलय हमें देखने को मिला। साथ ही अगर दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पहलू को देखना चाहें इस यात्रा पर आतंकी हमले को भी खतरा रहता है। कैसे देखते हैं आप इस सबको? जब मैं कवना ग्राहक में था 5 साल मैंने वहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ था जी। सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा आरवी उपाध्याय जी मैं आऊंगा आपके पास। माफ कीजिए, कमेंट ले लेता हूं पहले प्रभास मिश्रा जी से। जी प्रभास जी। 1996 में सबसे ज्यादा प्रलयकारी हुआ था अमरनाथ में, तब मैं वहीं पर डिप्लॉयड था और बेशक वो बादल फटा नहीं था लेकिन हेवीएस्ट रेनफॉल के लिए तकरीबन 232 श्रद्धालुओं का जान चला गया था और हम तकरीबन 50 से 60 हजार श्रद्धालुओं को वहां से रेस्क्यू करके श्रीनगर लाए थे। अभी का जो बताना मैं चाहता हूँ, जो चीज हुआ, ये जो बादल फटा 2 किलोमीटर पहले, गुफा के 2 किलोमीटर पहले, और ये जो सैलाब आया ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड में आया और जिस जगह पर टेंट लगाया गया था और भंडार लगाया गया था उसको पूरा अपना सैलाब अपने कवच में लेकर के दबा के चला गया। लेकिन एक चीज हम बताएं कि जिस तरीके से कल रात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी
और एयरफोर्स जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किए, मैं उनको सैल्यूट देता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी इवैक्यूएशन किए, इतना जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिला, इतना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिसके लिए बेशक अभी तक 16 डेथ घोषित किया गया है। मैं तो क्लियरली बताऊंगा जो अभी तक लापता है, क्योंकि जब बिल्डिंग धस जाता है, क्योंकि हम एनडीआरएफ बनाया था, एक बटालियन, पहला बटालियन इंडिया का मैं बनाया था गुवाहाटी में। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, जब कोई बिल्डिंग धस जाता है, शायद उसके अंदर में अगर कोई रह जाता है तो 3 दिन 4 दिन तक रह सकता है, लेकिन इस सैलाब के अंदर ये मिट्टी और दलदल के अंदर जो रह जाता है 2 दिन के ऊपर, मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता है कि वो जिंदा होंगे। अगर कोई भी जिंदा मिल जाए वो तो बाबा का दया होगा, बाबा का आशीर्वाद होगा। तो इसलिए जो लापता है उसके बारे में मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहता हूँ। आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर, जो लापता है अगर वो दलदल में होंगे, तालाब के नीचे होंगे, शायद वो बच नहीं सकते, लेकिन डेड बॉडी निकालने के लिए, उनको ढूंढने के लिए हमारे जो डॉग स्क्वाड है, स्नीफर डॉग्स है, उनको रात से मंगाया गया था और इनको बाई हेलीकॉप्टर रात में ऑपरेशन हुआ। सैल्यूट टू इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी हेलीकॉप्टर पायलट जिन्होंने रात में ऑपरेट किए। और हमने केदारनाथ का जो अभी लास्ट हुआ था, वहां पर भी उसके 1 हफ्ते के बाद मैं गया था वहां देखने के लिए। वहां से हमको बहुत सीख मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकृति का जो है प्रलय है, इसको हमको टेक्निकली के भी समझना चाहिए कि अगर ये बादल फटता है, जो तपोवन में इंसिडेंट हुआ था, अभी हुआ था, वो था एवलांच, लेकिन जो केदारनाथ में हुआ था उससे हमको स्टडी करना चाहिए कि अगर ये आएगा, अमरनाथ में ऐसा आता है तो किस एरिया में आ सकता है, इसका प्रवाह जो है ये सभी तैयारियां फिलहाल सरकार को कर लेनी चाहिए कि आखिर अगर इस तरीके से एकदम से हादसे हो जाते हैं तो इन पर कैसे क्या कुछ निपटा जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आरपी उपाध्याय जी, देखिए, अगर हम साल 2021 की बात करें तो ठीक इसी प्रकार का एक जल प्रलय हमें जोशीमठ में देखने को मिला था। 7 फरवरी 2021 की बात कर ले तो इसी तरीके का जल प्रलय, हालांकि उसमें जाने वालों की संख्या ज़्यादा थी और अमरनाथ यात्रा में भी एक उसी तरीके का इंसिडेंट हमें देखने को मिला। कैसे आप देखते हैं कि आखिर जिस तरीके से उसके बाद एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने इस तरीके से मोर्चा संभाला, वो भी सच में कहीं ना कहीं तारीफ काबिल है, लेकिन यात्रा के ऊपर खतरा लगातार है। एक तरफ अगर बात करें तो इस पर आतंकी खतरा है, दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो इस पर जिस तरीके से जल प्रलय ये कल देखने को मिला, किस तरीके से आप तमाम चीजों को देखते हैं? आरपी उपाध्याय जी। देखिए, बाबा बर्फानी दर्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लोग जाते हैं जान हथेली पर रखकर। एक तो भौगोलिक स्थिति, दुर्गम पहाड़, चलने का और ऑक्सीजन की कमी, उसके ऊपर आतंकी हमले का अलर्ट कि भी कब कहाँ कौन गोली चला देगा, या हम जो भी तीर्थ यात्री इनके जत्थों के बीच में ही कोई इस तरह का अवांछित तत्व कहीं घुसपैठ न कर ले, तो सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। और उन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हमारे मिलिट्री के जो भी ऑफिसर्स हैं और जो भी सैनिक बल जैसे मिश्रा जी हैं बता रहे हैं, तो पूरा ये तो वहाँ रहे हैं और देखा है। इन विषम परिस्थितियों में बाबा बर्फानी की यात्रा वाकई में वो बाबा की कृपा से ही होती है, जिस पर बाबा की कृपा हो। और ये जहाँ तक जल प्रलय और ये बादल फटने की घटना है, विगत कुछ सालों से तो ज्यादा है। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ये सब हो रहा है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कुछ ज्यादा हो रही है। और देखिए, पीयूष पंत ये जानते हैं, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ये जो प्लेन एरिया हम देख के वहाँ टेंट लगा देते हैं, वहां पर भंडारा शुरू कर देते हैं, ये प्लेन हुआ कहाँ से? पहाड़ों में प्लेन नहीं होता है। ये प्लेन आया कोई और वो अपनी मिट्टी वहाँ छोड़ गया, वहाँ प्लेन हो गया। और हम लोग, देखिए, पुराने जो लोग थे पहाड़ों पर रहने वाले, वो अपना गांव बताते थे, तो उनको पूरा नॉलेज थी
कि पहाड़ कहाँ खिसक सकता है, कहाँ जल प्रलय का जो पानी है या मलबा है इकट्ठा होके आ सकता है। बिल्कुल, उन्हें पूरी इस चीज की नॉलेज भी होती थी, उनको पूरी नॉलेज होती थी और बड़ी गहरी नॉलेज होती थी। और देखिए वो जो गांव बचे हुए हैं वहाँ कितने भी बड़ी जल प्रलय आ जाए वहाँ उस तरह का नुकसान नहीं होता है। लेकिन अब जो चलन हो गया है कि प्लेन से जो लोग चले गए वो प्लेन देख के बड़े खुश होते हैं और प्लेन में ही अपना बसावट शुरू कर देते हैं, टेंट लगा देते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी और यही सबसे बड़ी भूल साबित होती है, चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी रही हो क्या दूसरी त्रासदी रही हो। सबसे खतरनाक जो प्लेन है यही होता है। यहाँ पहले भी पानी आया है, तभी वो जो मलबा आया, पत्थर आए, उससे वो घाटी में जो नीचे भराव हो गया जिसे भराव कहते हैं, और उसके बाद वो प्लेन नजर आने लगा। तो देखिए नदी अपना रास्ता या जो भी गटारे हैं, नाले हैं, वो अपना रास्ता कब वहां से दोबारा बना दे उसको कोई आकलन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीजों के लिए बहुत सोच समझ कर जहाँ टेंट लगाने हैं वहाँ के लोकल जो भी बुजुर्ग होते हैं उन सबसे कंसल्ट, मैं मानता हूँ साइंस बहुत आगे है, बहुत सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी पहाड़ों के बारे में, पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ समझना अभी बाकी है। चलिए उपाध्याय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक कमेंट में पीयूष पंत जी से ले लेता हूँ, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, बड़े पत्रकार हैं और तमाम मुद्दों पर जानकार हैं। पीयूष पंत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पहाड़ों पर विकास किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी इसमें जरूर शामिल है। जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब अगर हम बुजुर्गों की माने तो पहाड़ियों को खिसकने के लिए जो वहां पर तेजी से चिल्लाना भी मना हुआ करता था। पहाड़ों की बात कर ले तो तेजी से वहां पर चिल्ला भी नहीं सकते थे, और आज उन्हीं पहाड़ों में हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहे हैं, उन्हीं पहाड़ों में माइनिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीजें भी लगातार जिम्मेदार मैं मानता हूं कि आज जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही, क्योंकि एक के बाद एक पहाड़ों पर ये घटनाएं हो रही हैं। देखिए दीक्षित जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए निश्चित रूप से जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से जो पहाड़ हैं, खासकर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो कश्मीर के जम्मू के भी जो है उधर भी वही हाल है। देखिए सारे पहाड़ वैसे हैं, लेकिन खासकर उत्तराखंड के हैं जो है या हिमाचल के जो है वो सॉफ्ट पहाड़ है। ये सॉफ्ट पहाड़ है। जिस तरह का हम डेवलपमेंट, देखिए हो क्या रहा है, देखिए एक बार चाहे आपको अमरनाथ यात्रा का ले लीजिए या चार धाम यात्रा उत्तराखंड का ले लीजिए, हम जो है कि जो हमारे जो देवी स्थान है उनको एक टूरिज्म का सेंटर बनाते चले जा रहे हैं। टूरिज्म का सेंटर आप बनाओगे तो निश्चित रूप से भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ रही है तो उसमें जो पर्यावरण के जो आपको उपाय करने होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है, उसकी धज्जियां उड़ जाती है। अभी आप देखिए चार धाम का जो वहां पे हादसा हुआ है पूरा उत्तराखंड में, उसके बाद क्या देखा गया कि तमाम लोगों ने अपना कूड़ा करकट जो है वहां पे छोड़ के वो चले गए सब, और वही जब नदियों में जाएगा तो क्या हाल होगा। तो ये, और इसीलिए उत्तराखंड में देखिए लगातार इस तरह के जो है भूस्खलन हो रहा है, लगातार बादल फटने की घटनाएं वहां बढ़ रही हैं, और ये अमरनाथ यात्रा में भी यही हो रहा है। अभी उपाध्याय जी बात सही कह रहे थे। देखिए आपने ये जहाँ पे आप वहां पे बाबा बर्फानी के दर्शन, और देखिए अब तो चौपर एक अभी मैं देख रहा था कि अभी जो है कि एक आंध्र प्रदेश के शायद थे या कर्नाटक कहीं के थे, वो बीजेपी के एमएलए वो बच गए क्योंकि वो चौपर से वहां आए थे और उन्होंने देखा मौसम खराब है तो चौपर नहीं चलेगा, तो उन्होंने जो है वो पोनी कर लिया, उससे निकले। लेकिन चौपर से आप आएंगे, देखिए जितने भी जो धार्मिक यात्राएं होती हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जो आदमी है वो कष्ट उठाते हुए चलता है। ये एक मान्यता है कि आपको पुण्य तभी मिलता है जब आप उन यात्राओं को जो है कि एक काफी कठिनाई के चलते भी करेंगे। अब हम उसको सुविधाजनक बना रहे हैं, हमने टेंट बना दिए वहां पे हमने जो है कि वहां पे किचन लगा दी जो है पूरी उस रास्ते पे। तो ये इस तरह के हादसे होने ही है। और देखिए जो एनवायरमेंट के साथ जिस तरह का हम लोग खेल कर रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट को खत्म करते चले जा रहे हैं, तो ये इस तरह का अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका नजारा हमको देखने को मिल रहा है। तो ये क्लाउड बस्टिंग की घटनाएं हिमाचल में ही बहुत बढ़ गई है, कि हमने कुल्लू में देखा, उत्तराखंड में तो बेइंतहा बढ़ गई है वहां पे। और ये हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, अमरनाथ यात्रा में भी जनवरी में भी अमरनाथ में जिस तरह घटना हुई थी, उसी से सबक लेना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को, भी कहाँ
एक्सेस। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को फिलहाल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रभास मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि आप वहाँ पर पोस्टेड भी रहे हैं, आपने काफ़ी चीज़ों को करीब से समझा है और इससे पहले भी तमाम हादसे वहाँ पर देखे गए हैं। अगर यात्रा की बात कर ले तो कई पड़ाव आते हैं और पड़ाव को रोकने के लिए भी कई पड़ाव आते हैं, जिस तरीके से जल प्रलय की बात कर लें या हम आतंकी हमले की बात कर लें। बिल्कुल, मैं आपसे समझना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि यह जल प्रलय जो है, आप अभी देखिए जो तपोवन में हुआ, उसके बारे में मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि पीयूष जी को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी चीज बताए। तो अभी जो है हमारा रोड कंस्ट्रक्शन, ये चार धाम यात्रा के लिए रोड कंस्ट्रक्शन बड़े जोरदार से चल रहा है। दूसरा है हेलीकॉप्टर, जो पहले हमारा धाम दर्शन के लिए जाते थे, पहले जमाने में सब पैदल जाते थे, 5 दिन 6 दिन का यात्रा करते थे पैदल और घोड़े के ऊपर चढ़ के। अब पीयूष जी बता रहे, अब सब जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर में। मैं यही चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं 15 साल रहा, 18,000 14,000 से 18,000 फीट के ऊपर पहाड़ में मैं पोस्टेड था, और वहां पर जब 60 फीट 70 फीट का स्नो होता है, जब हम रात को मूवमेंट करते हैं, आवाज नहीं करते हैं। अगर हम आवाज करें तो पूरे जो एवलांच है तुरंत आएगा। और यही तपोवन के अपोजिट जो हरसू है, हरसू के अपोजिट जो है, हमारे साथ वहाँ ट्रेनिंग करने के टाइम पर हम आवाज कर रहे थे, एवलांच आया। क्योंकि इसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, हम प्रकृति के अगेंस्ट में जा नहीं सकते। तो बिल्कुल पीयूष जी सही बता रहे थे। अगर हम केदारनाथ से क्या समझे नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हर एक सिक्योरिटी का ठीक है, वहां पर जो है पाकिस्तान ISI और जैश मोहम्मद वहां पर हमारा श्रद्धालुओं के ऊपर वो अटैक करना चाहते हैं, उनको गोली मारना चाहते हैं, उनका सुरक्षा का प्रबंध जरूर होना ही है। और वहां गुफा को जाने के लिए 2 ही रास्ता है, एक बालताल के तरफ से, एक हो गया वहां पर पंचतरणी से। आप तीसरा रास्ता तो अभी है नहीं है, तो इसलिए आपको उसी दोनों रास्ते में जाना पड़ेगा। लेकिन इस दोनों रास्ते में जाने के लिए जो फील्ड का स्टडी, जो टेरेन का स्टडी, ये बहुत जरूरी है। मौसम का स्टडी, वेदर का स्टडी बहुत जरूरी है। और किस जगह पे टेंट लगना चाहिए, किस जगह पर सैलाब आ रहा है, सैलाब आएगा तो किस रास्ते में जा सकता है, और कहां पर बादल जो फटता है, इसका भी एक टेक्निकलिटी है। सब जगह बादल नहीं फटता है, बादल वहां फटता है किसी टेक्निकल वजह के लिए। पहाड़ के ऊपर जब क्लाउड्स आते हैं और वहां पर जब बिजली कड़कता है, तो वो जब पहाड़ को टच करता है, और पहाड़ में भी मैग्नेट है, उसमें जो है इतना गर्माहट होता है, जो कि इमीडिएटली वो बादल को जो है पिघला देता है, और वहीं के वहीं पूरे बादल का पानी जो है नीचे आता है। और वो सैलाब जब वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड में, जहां पर थोड़ा सा धारा खाली रहता है, उसमें वो नीचे को आ जाते हैं। और वो स्पीड इतना होता है, आप दौड़ करके उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और जब आया जो शाम को, ठीक है 5:30 बजे, थोड़ा तो रात हुआ नहीं था, तो लोग काफी बच गए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो दबे हुए हैं मलबा के नीचे 2 दिन के ऊपर कोई दबे रह नहीं सकते। मैं नेगेटिव बात बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे NDRF और BSF CRPF लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और उम्मीद करते हैं, और FM न्यूज भी फिलहाल उन सभी आत्माओं की शांति के लिए दुआ करता है और प्रार्थना करता है। आरपी उपाध्याय जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि जिस तरीके से जो भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, या जो भी बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं भारत में, क्या लोगों को पहले से ही उन यात्राओं के बारे में ट्रेंड करना चाहिए, सरकार को ऐसे कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो सकें, या लोगों को मौसम के पुनर्नुमान के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए, या इस तरीके की कुछ घटनाएं होने से पहले ही इसका कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है? क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, और अगर पॉसिबल है तो क्या सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए, पूरी स्टडी होती है, ऐसा नहीं कि कोई स्टडी नहीं होती, चाहे वो
सुरक्षा के लिए हो, तो पूरा स्टडी, पूरा जो पीक होते हैं सेफ्टी के ऊपर तक जाके सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कोई वेदर खराब होगा तो कहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी और किस तरीके से उसको रेस्क्यू किया जा सकता है, किस तरीके से इन सब चीजों का बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए, प्रकृति का पूर्व अनुमान लगाना कुछ चीजों का, जैसे बादल फटने का है, एक साथ कई बिजली कड़की, अभी मिश्रा जी बता रहे थे, तो बहुत छोटे से एरिया में एक साथ बहुत ज्यादा पानी जब आ जाता है तो अपने साथ तो चट्टाने, पत्थर, मिट्टी सब बहा के ले जाता है। तो देखिए, बचने के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं। केदारनाथ में आपने देखा होगा, जब आपदा आई थी, यही त्रासदी हुई थी, तो बहुत सारे लोग दब गए और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चले, सब हुआ, लेकिन रेस्क्यू किया नहीं सकता। तो पहाड़ों का जो नेचर है उस तरह, उसके साथ जो इको सिस्टम है उसको हम खिलवाड़ करेंगे, उसको हम डिस्टर्ब करने की कोशिश, बड़े बड़े बांध बनाएंगे, डायनामाइट से विस्फोट करेंगे, रोड चौड़े करने के लिए उनको पहाड़ों को, जड़ों को काट देंगे। मैं गया अभी, तो मैंने देखा कि भाई आप रोड चौड़ा करने के लिए जो पहाड़ की जड़ है उसको काटे दे रहे हैं, तो वो तो पहाड़ गिरेगा ही गिरेगा, आज नहीं गिरेगा कल गिरेगा। पिछली साल ही मैंने कहा था, जिस तरीके से रोड चौड़े हो रहे हैं तो ये भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और वही हुआ। तो दिख रहा था, पहले से दिख रहा था। तो हम लोग प्रकृति से जितना खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति कहीं ना कहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति जरूर हमारे साथ वापस वैसा ही करेगी। पुष्पन जी कमेंट, का भाजन हमें बनना पड़ेगा। बिल्कुल, वो हमसे ही भरपाई की जाएगी। बात हम पर्यावरण की करते हैं, लेकिन कितना ध्यान रखते हैं। और प्रियवत, मैंने तो वहां तक देखा है, मैं तो गोमुख के ऊपर तक गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट का बैन है कि 50 आदमी परमिट है, 50 से ज्यादा एक दिन में गोमुख नहीं जा सकते। 51वें व्यक्ति को परमिशन नहीं मिलेगी, परमिट नहीं बनेगा। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि इतने लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। अदरवाइज जितने ज्यादा लोग जाएंगे, जितनी भीड़ जाएगी, उतना कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन फैलाएंगे, चाहे वो प्लास्टिक। देखिए दीक्षित जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से देखिए धर्म को एक एजेंडा बना दिया गया, राजनीतिक एजेंडा बना दिया गया है, उसका भी नुकसान हो रहा है। आप देखिए, श्रद्धालुओं का इतना दबाव सरकारों के ऊपर रहता है कि वो लगातार वो कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। अभी यही अमरनाथ यात्रा के दौरान, अभी कुछ दिन पहले जब मौसम खराब हुआ तो यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन लोगों ने इतना हल्ला मचाया, इतना कब खुलेगा, जबकि ये सरकार को पता था कि ये मौसम खराब चल रहा है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन रास्ता फिर खोल दिया गया और वही दुर्घटना हो गई। आज भी ये खबर है कि यहाँ पे तो इतनी दुर्घटना हुई है, लेकिन जम्मू से जो है छोड़ के एक और श्रद्धालु आ रहे हैं, और मीडिया कह रहा है कि देखो कितने श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। ये उत्साह से काम नहीं चलता है, ऐसी आपदाएं होती है तो वही जो उत्साह जो है आपको आपकी मौत की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, अगर हम इसी तरीके से केदारनाथ या चारधाम यात्रा की बात करें तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या जो है रिकॉर्ड तोड़ है। हालांकि इसके पीछे कारण और भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 साल से लगातार कोरोना काल के चलते यात्रा बंद रही थी, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और श्रद्धालुओं को भी कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि सरकार तो लगातार तैयारी कर रही है, लेकिन उनको भी एक असमंजस बनाए रखना चाहिए, उनको भी सरकार का साथ देना चाहिए। क्योंकि इस बार अगर बात करें तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात कर लें तो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि औसतन 2 लाख 4 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए निकलते थे अगर पिछले रिकॉर्ड्स की बात कर ले, तो इस बार वही आंकड़ा लगभग 14 से 15 लाख के पार पहुंच चुका है। पीयूषपन जी, देखिए वही मैं इशारा कर रहा था कि आप चाहे 3 साल बाद हो, आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इतने श्रद्धालुओं को वो पहाड़ जो है, कोई भी पहाड़ जो है, उसको वो सहन नहीं कर सकता है। वहां पे जो है देखिए नुकसान होना ही होना है। वो हमेशा देखिए, पहले को याद करिए, पहले का जमाना जब बड़ी कठिनाई में यात्राएं होती थी, जो भी धार्मिक यात्राएं होती थी, तो बहुत से कम लोग वही जाते थे जिनके अंदर एक इच्छा, अदम्य इच्छा होती थी, जो डिटरमिन्ड होते थे कि कुछ भी कर सहेंगे, और इसीलिए शंका बढ़ती नहीं थी। अब सुविधाएं बढ़ाती चली जा रही है सरकारें, उसका ये हो रहा है कि अब वो एक लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह से धर्म को लेके जिस तरह से
आप मेन स्ट्रीम में ले आए हैं कि धर्म ही सब कुछ है, तो उसमें का भी ये असर पड़ा है कि आप बिल्कुल पीयूष जी, कहीं ना कहीं ये चीजें जनता को भी सोचनी चाहिए। पंत जी, ये तो आस्था का प्रश्न नहीं, आस्था का पहले भी था। देखिए, आस्था का पहले भी था। आस्था से ज्यादा जो राजनीति जो है, जिस तरह से जोर लगा रही है सरकारें, जो सुविधाएं दे रही है, चलिए बिल्कुल उसकी वजह क्या हो रहा है, आप नुकसान देखिए क्या हो रहा है कि इतने लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पीयूष जी माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। प्रभास मिश्रा जी, एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करिएगा। प्रभास जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी बिल्कुल प्रभास मिश्रा जी, बिल्कुल माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो इस बार अमरनाथ यात्रा में जो यात्री थे उनको कुदरत के कहर का सामना करना पड़ा है, और जिसके लेकर आपको बता दें कि 16 की मौत हुई है, और साथ ही आपको बता दें कि लगातार एनडीआरएफ आईटीबीपी की कई टुकड़ियां इसके रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही हैं। तो फिलहाल बाबा के द्वार जल प्रहार में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।